चलिए, बाजार की चाल एक बार फिर डगमगाई हुई है। कहाँ नए शिखर बनने की उम्मीद थी, लेकिन अब 17,000 के ऊपर टिके रहने की चुनौती है। ग्लोबल संकेत खराब हैं। एफआईआईज के जाने का सिलसिला कायम है। ऐसे उतार चढ़ाव भरे बाजार में कोई शख्स अगर आपको सही राह दिखा सकता है तो वो है बाजार के सबसे अनुभवी एक्सपर्ट रामदेव अग्रवाल। जी हाँ, मार्केट गुरु सीरीज में आज हमारे साथ जुड़े हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल। रामदेव जी, पहले तो थैंक यू सो मच, आज आप स्टूडियो में आए। मैंने आपको एक रिक्वेस्ट किया और आपने उसको माना और आप स्टूडियो में आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। नो, कांग्रेचुलेशंस ऑन बिकमिंग मैनेजिंग एडिटर ऑफ आवाज़। हमें जो सबसे बड़ी आवाज़ है, हिंदी चैनल की आवाज़ जो सबसे बड़ी आवाज़ है, और जो पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी की जो आवाज़ होती है, हिंदी में जो आप लोग बोलते हैं अच्छे से, उसका एक अलग इफ़ेक्ट है। बिल्कुल, पहली हेडलाइन तो दे दी आपने हमें। सीएनबीसी आवाज़ एक तो दुनिया, हमारे देश की बड़ी आवाज़, और इसी को और बुलंद करने की कोशिश रहेगी रामदेव जी। और रामदेव जी, मैं जो बात कर रहा था कि जो मैं टीज़ में भी कहा कि आपने एक कॉल ली थी कि एफआईआईज ने बेच तो दिया, ठीक है ना, जिस भी मर्जी से बेचा हो, लेकिन वापस आना पड़ेगा और काफ़ी पेनफुल एंट्री होगी उनकी। ऑलरेडी हम देख चुके हैं वो, लेकिन जितना उन्होंने बेचा था उससे काफ़ी कम खरीदने में इतने प्राइस बढ़ गए, तो क्या और आगे पेन रहने वाला है उनके लिए? क्या, देखिए, उनको पैसे कमाने से मतलब है। हाँ। है ना, वो चाहे इंडिया में कमाए, चाइना में कमाए, कोरिया में कमाए, उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता। उनको पैसे कमाने हैं इमर्जिंग मार्केट से या कोई भी मार्केट से। अब क्लियरली हो क्या गया है कि भाई चाइना हैज़ स्लम टू 10 पी और लेस देन 10 पी, एंड वी हैव स्टेड एट 10, 20, 21, 22 पी। तो मतलब हमारा जो वैल्यूएशन है वो इतना गलत नहीं है अपने खुद की हिस्ट्री से, लेकिन विद द हिस्ट्री ऑफ अदर इमर्जिंग मार्केट्स इट लुक्स ह्यूज प्रीमियम। तो वो एक चैलेंज है। अब उसमें वो चैलेंज कभी ख़त्म हो सकता है जब हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग हो, है ना। तो अभी आज जैसे हेडलाइंस देखें कि मैं भी बात कर रहा था अपने हेड ऑफ रिसर्च से, तो बोलते एग्रीगेट तो लोअर आएगा, बिकॉज जो कमोडिटीज़ जो सिक्लिकल्स थे वो बहुत ऊंचाई में थे लास्ट ईयर, और अभी वापस बहुत काफ़ी नीचे आ गए। तो बेस इफेक्ट की वजह से? हाँ, तो बेस इफेक्ट एंड क्लियरली द अर्निंग्स आर आल्सो गॉन डाउन। ओके, मतलब जो स्टील कंपनीज वगैरह हैं 60, 70, 80% लोअर, एल्यूमिनियम कंपनी है, सो वो सब जो इंडेक्स में है उसके कारण से क्या है कि ईयर ऑन ईयर एग्रीगेट में तो थोड़ा वीक दिखेगा, लेकिन सेक्टरल चर्न होगा। सो बहुत डिवाइड हो जाएगा इन द सेंस दैट अर्निंग्स कुछ में 50-60% डिक्लाइन आएगा, जैसे ऑयल एंड गैस है, आपका कमोडिटीज़ हैं, उसमें डिक्लाइन आएगा, लेकिन काफ़ी कुछ मेकअप हो जाएगा बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, यूजर्स ऑफ कमोडिटीज़ एंड ऑल्सो। aggregate में doesn't look bad, sorry, aggregate में it looks bad, but sectoral divide is going to be quite interesting. यूजर्स ऑफ कमोडिटीज में इस समय आपको फोकस करना चाहिए। तो यूजर्स ऑफ कमोडिटीज में ऑटोज आता है, जैसे एफएमसीजी आता है, और 2-3 सेक्टर्स आते हैं, सब में रिकवरी आएगा, लेकिन जिसका बेस बहुत खराब था, जैसे कंज्यूमर्स में क्या उतना बेस खराब नहीं होता जनरली, तो उसमें 15% जैसे आएगा, लेकिन जैसे आपका ऑटोमोबाइल है वो सिक्लिकल है, तो उसको बहुत खराब था, तो 300 गुना, 300%, 400% ऐसा ग्रोथ आएगा। लेकिन ऑलरेडी क्या स्टॉक्स ने एब्जॉर्ब कर लिया इसको? बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है। सो उसी कारण से आप देखना कि जब बहुत अच्छे नंबर आते हैं, मंथली नंबर्स वगैरह, तो द स्पाइक इज वेरी लिमिटेड नाउ, ऑलरेडी मोर देन बिकॉज देयर वेरी फ्यू सेक्टर्स, फ्यूअर एंड फ्यूअर सेक्टर्स आर डूइंग वेल। तो ये जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ है वही हमारा मतलब अल्टीमेटली विल गेट प्रीमियम, बट प्रीमियम ऑन द ग्रोथ। यदि ग्रोथ नहीं आया, सो देन वी आर ऑन द लूजिंग विकेट। मतलब आप भैया, आप बिना अर्निंग्स ग्रोथ के आप जो है 22 पी कर लो, 25 पी कर लो, 30 पी कर लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब एफआईआईज विल कीप सेलिंग, आई कैन टेल यू दिस। हाँ, लेकिन एफआईआईज विल कंपेल टू कम बैक विद डबल फोर्स इफ माय कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आर वेरी स्ट्रांग। तो जो रिटेल इस समय आपको सुन रहा है, वो आप बोलेंगे कि एफआई की सेलिंग से आप घबराना नहीं है और इस डिक्लाइन में वापस बाय करना है। या डिक्लाइन में देन ग्रोथ सेक्टर्स जो वो खरीदें आप, ग्रोथ सेक्टर्स। जैसे आपका अभी ऐसा लगता है बीएफएसआई अभी तो पहला फर्स्ट लेग है ग्रोथ का, और मतलब क्रेडिट कॉस्ट अभी नीचे होने चालू हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ आया अभी, ये जो क्रेडिट कॉस्ट और नीचे आएगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा जब ग्रोथ आएगा, तो जैसे आपको 16% तो सिस्टम ग्रोथ हो गया, तो इसका इफेक्ट जो है पूरे बैंक्स में, एनबीएफसीज में सब आगे दिखेगा। तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, भाई 20%, 25% आप ग्रो करो तो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा ही आएगा, तो उसका सबका इफेक्ट अभी आगे दिखेगा। तो और बैंकिंग में थोड़ा वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। मैं देख रहा था कि रीजनेबल, इतना ज़्यादा तकलीफ से बाहर आ रहा है कि लोगों को डर लगता है कि ज़्यादा बेट करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन वो जो बैंकिंग में मेरी मधु से बात हो रही थी, मधु केला से, उन्होंने कहा था कि बैंकिंग में जो पिछले 10 साल में पेन देखी है एसेट क्वालिटी को लेके, वो हाईएस्ट थी, और अब वापस ऐसी पेन आना मुश्किल है।
आप मानते हैं उस बात को, क्योंकि वहाँ पर एक लैंडिंग हुआ ही नहीं ना। सी लैंडिंग हुआ नहीं है। कोविड के पहले भी काफ़ी सफाई हुई है। हाँ। और कोविड ने तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट हो गया, मतलब बैंकिंग सेक्टर में कुछ बचा ही नहीं, बिना लैंड के एक बार और सफाई हो गई। तो अब मतलब भाई आपको नए बुक तो खड़ा करने पड़ेंगे ना, जिसमें आप और गलतियां करेंगे वो। ये पूरी कहानी है। ये पूरा सिक्लिकल है। वो गलती वापस, हाँ पूरा गलती होगा, लेकिन वो गलती कम होगी। गलती होगा और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अभी 2-3 साल 4 साल आगे है। अभी पता नहीं कितना जल्दी ये गलती करेंगे, लेकिन गलती होगी, पक्की होगी। तो एक क्लीन फील्ड है आपके पास अगली। एकदम क्लियर। मतलब विराट कोहली जस्ट स्टार्टेड, उसको सेंचुरी मारने का है, लेकिन विराट कोहली 5 साल पहले वाला, आज वाला विराट कोहली नहीं। अभी वही याद है मेरे को। नहीं, वो थोड़ा क्लियर करना जरूरी है। चलिए, तो ये अच्छा रामदेव जी, और सेक्टर्स की बात करें इससे पहले थोड़ा एक मार्केट पे एक और बात कर लेते हैं। एक आपका हमेशा से एक व्यू रहा है कि एज एन इन्वेस्टर आपको ये सवाल पूछना चाहिए मार्केट में कि डाउनसाइड कितनी है, क्योंकि अपसाइड तो ह्यूज है, वो तो जब आएगी तो आपको अच्छा बना के देगी। डाउनसाइड लेकिन कितनी है, और अगर वो लिमिटेड है तो आप थोड़ा पॉजिटिव होते हैं। आप लोग सब चार्ट और देखते हैं, मैं चार्ट नहीं, मैं तो एक लेकिन मेरी खुद की कहानी जो है 40 साल में जो है ना, मैं 3 बार 60% करेक्शन देखा हूँ मैं। 60% फ्रॉम द टॉप। मेरा खुद का एनएवी से 60-100 का 40-35-40 तक हुआ है। वो मतलब ऑफकोर्स विद द मार्केट, जैसे Y2K में हुआ, 2008 में हुआ। सो इट इज़ विद द मार्केट, ऐसा नहीं कि मेरा खुद का हो गया। तो सो मार्केट से अपन बच नहीं सकते हैं यदि मार्केट यदि करेक्ट हुआ, लेकिन 20-25-30% के लिए करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल होने वाला, वो आप लोग को मालूम है, लेकिन रेडी रहना चाहिए, क्योंकि क्या इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंसेस है वर्ल्ड वाइड। मतलब क्या पता कौन क्या करेगा, मतलब सब अमेरिका, रशिया, यूक्रेन, फिर चाइना, फिर सो ये सब बहुत मतलब एक्चुअली एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है, और उसका डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में उसका कनेक्शन है। कभी कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाता है, कभी कमोडिटी जो अब इतना बढ़ गया था कि क्रैश इज ऑल्सो गोइंग टू हर्ट। सी यदि आपका राइज जो है ना उसने किसी को बेनिफिट किया, तो उसका डिक्लाइन विल ऑल्सो हर्ट समबडी, ठीक है, एंड विल गिव बेनिफिट ऑल्सो टू समबडी। तो वो सेक्टोरल चर्न बहुत जोर से आता है। ठीक है, तो सेक्टोरल चर्न की बात हो रही है, तो इस एक सेक्टोरल चर्न जो कि सबसे ज़्यादा प्रोनाउंस रहा है पिछले 1 साल में, वो है आईटी में काफ़ी सेलिंग हुई है। और वो पैसा जो है पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्टॉक्स में गया है। श्योर। उस ट्रेड में कितना अभी बाकी है अभी, या फिर आपको लग रहा है कि अब आईटी भी लेने वाला हो गया है? कितना बाकी क्या मालूम, अभी करेक्टिव फेज में तो लेकिन है। आप ले रहे हैं इस समय आईटी स्टॉक्स? देखिए मैं तो कभी बहुत ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा कम करता नहीं मैं, जहाँ पर मेरे को 10 इनका कंपाउंडेड पास्ट है। 20 साल से हर साल बढ़ा उनका, कभी 10% से, कभी 20% से, कभी 5% से, 3% से, लेकिन हर साल पॉजिटिव रहा है। क्वालिटी ऑफ कैश फ्लो इज़ द बेस्ट अपार्ट फ्रॉम सम FMCG कंपनीज। आई थिंक देयर क्वालिटी 90% 95% कैश कन्वर्शन है आपका EBITDA का या ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। तो ऐसा इंडस्ट्री तो कोई है ही नहीं। 1% था इंडस्ट्री का कभी 2000 में, आज 24% है। तो ये इंडस्ट्री को आप मतलब ठीक है, हर चीज़ ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप पोर्टफोलियो से बाहर ना रखें। अब आपकी श्रद्धा है कि भाई 10% रखेंगे, 12% रखेंगे, 15% रखेंगे, जिसने बहुत सस्ते में खरीदा है, बहुत सस्ते में जिसने खरीदा उसको तो छूना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तकलीफ ये है कि हम बहुत महंगे में खरीदते हैं कई बार। तो 600% स्टॉक भागे थे, जैसे माइंट्री का जैसे स्टॉक। हाँ नहीं जो मतलब जैसे IPO के आए हुए हैं, 15-20 साल से बैठे हुए हैं, दादाजी ने दिया था, बापू जी ने दिया था, वो लोगों को तो छूने का काम ही नहीं है। अच्छा। हाँ, लेकिन जो मतलब जो बाजार का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं ट्रेंड से, क्लियरली दे कैन बी लिटिल कॉशियस अबाउट द करंट ट्रेंड। नास्डैक का थोड़ा बॉटम होगा अभी कितना 2%। मतलब US में जो बोलते हैं हमको 2% इन्फ्लेशन चाहिए, तो रिसेशन में बात होती है। अब जब आएगा तब मालूम पड़ेगा, आज के बोलने से थोड़ी मालूम पड़ता है। सर्दी में गर्मी नहीं मालूम पड़ती, गर्मी में सर्दी नहीं मालूम पड़ती। तो वो जो इफेक्ट है 2% इन्फ्लेशन का, वो बहुत दुखदाई होगा। ओके। हाँ, बहुत दुखदाई होगा। और कैसे मार पड़ेगा, किसको मार पड़ेगा, कितना अर्निंग्स चला जाएगा, FIs का क्या बिहेवियर रहेगा, हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या रहेगा, ये सब का पिक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। सो यू हैव टू बी कॉशियस। ठीक है। तो BFSI में बहुत बड़ा सेक्टर है BFSI। तो उसमें आपको लग रहा है कि सेकुलर एक अपॉर्चुनिटी है, या जैसे कॉर्पोरेट बैंक्स पे फोकस करें, जैसे ICICI बैंक, मुझ पर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ICICI बैंक, SBI जैसे स्टॉक्स ने लीड किया है, HDFC और कोटक ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है, जो थोड़े पहले आउट परफॉर्म कर रहे थे, और थोड़ी सी NBFC में मिक्स ट्रेंड रहा है, बजाज फाइनेंस एक अलग लेवल पे आउट परफॉर्म कर रहा है, गोल्ड फाइनेंस स्टॉक्स ऑलमोस्ट लो पे चल रहे हैं। तो उसमें कैसे, या तो कोई फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, या कैसे मतलब इसमें इन्वेस्ट करें फिर? भाई देखिए, स्टॉक सिलेक्शन में आप जा रहे हैं तो फिर हर बैंक का अपना डायनेमिज्म है कि भाई लीडरशिप किधर खड़ी है। हर कंपनी में एक क्या हो रहा है कि जो लीडरशिप जो है
एंड व्हाट इज़ द आउटलुक फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द करंट लीडरशिप, ये बहुत ज़्यादा प्ले कर रहे हैं इन द फॉरवर्ड पी मल्टीपल्स। आपको तो 24-25 के सबका मल्टीपल्स चाहिए, उसमें ऊंचा और उससे भी ऊंचा मल्टीपल हो, उसके लिए दे वांट द कंटिन्यूएशन ऑफ द करंट स्ट्रेंथ ऑफ द लीडरशिप एंड इवन बेटर लीडरशिप इन द फ्यूचर। सो उसके कारण से आपका जो अर्निंग्स तो सब में आएगा, आप अर्निंग्स की बात छोड़ दीजिए, बिकॉज इट इज़ अ लेंडर्स मार्केट। आई एम टेलिंग यू, ये जो 8-10 साल में जो 2008 के बाद जितनी तकलीफ हुई बैंक्स को, उन्हें ऐसे ऐसे क्लॉज में लिखवा लिए हैं कि बारोअर्स का कोई पावर ही नहीं। आप यदि बारो किए बैंक से और डिफ़ॉल्ट हुए तो यू आर इन द हैंड्स ऑफ लेंडर। मतलब लेंडर के पावर जो है लिटरली अनलिमिटेड हो गया है एंड क्रेडिट डिमांड इज स्ट्रॉन्ग। सो आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो क्रेडिट लॉस होगा वो बहुत कम होगा, और डिमांड तो रहेगी इकोनॉमी में। इकोनॉमी इट हैज़ टू ग्रो एट 7% विद 5% इन्फ्लेशन, 12% तो आप नॉर्मल जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो 14-15% नॉर्मल क्रेडिट ग्रोथ होगा। और जो अच्छे बैंक्स होंगे उनका 18-20% होगा। वाह। सो आप समझ लीजिए कि आपका अच्छा आपको पी मल्टीपल 1 है, आधा है, इस टाइप का बैंक्स में हर तरीके के मिलेंगे आपको मल्टीपल्स। सो मेरे को लगता है खराब से खराब बैंक भी बहुत अच्छा करेगा। खराब से खराब भी अच्छा करेगा, लेकिन जो अच्छे हो तो बहुत अच्छा करेंगे। अच्छे तो खैर तो लीड करेंगे ना पूरा। हाँ, ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अच्छा, एक इस समय जो फोकस में सबसे ज़्यादा चल रहा है रामदेव जी, वो है सीमेंट। और सबको लग रहा है कि कहीं हमने मिस तो नहीं कर दी बस, और ऑब्वियसली उसका ट्रिगर हम सब जानते हैं। हाँ। लेकिन आपने सब साइकिल्स देखी हैं। हाँ। तो कैसे आप अप्रोच करेंगे इसको, क्या एडवाइस होगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए अब क्या है, मैं तो खाली फोकस रहता है अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर। और मैं अपने खुद के रिसर्च के जो एग्री आता है उस पर अभी सबको आज दिन भर आज उनका ही प्रेजेंटेशन होगा। तो क्या है, आई ट्राई टू फिगर आउट एंड देन विल गो एंड मीट द कंपनी कि भाई जो बोल रहे हैं एनालिस्ट लोग उसमें कितनी सच्चाई है। फिर बात होती है। तो अभी भी वो मतलब Q2 में तो खराब ही है, निगेटिव है सीमेंट इंडस्ट्री अभी भी। इसी सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा है कि भाई आप ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे मेकिंग ऑफ सीमेंट हो, अंडरलाइंग थिंग इज एनर्जी, लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अल्टीमेटली गिट्टी मिट्टी से बनाते हैं आप, उसमें बुद्धि ज़्यादा काम नहीं है, खाली एनर्जी है। अब एनर्जी इज $300-350 का कोल में क्या सीमेंट बनाएंगे आप? और आपका सीमेंट का दाम तो इतना नहीं है कि भाई आप 400 वाला 800 में बिक रहा है, ऐसा तो बात है नहीं। भाई 400 का 450 करना भी बहुत मुश्किल है। सो प्राइसिंग पावर इज लिमिटेड एंड कॉस्ट इज हाइटेंड आई वुड से। इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी टेम्प्रेरी, भाई कोई कारण से मतलब जैसे वार खत्म हो जाए, ग्लोबल डिमांड कोलैप्स हो जाए, तो अभी क्या है कि वैसा दिख नहीं रहा है। एनर्जी प्राइस नॉट लुकिंग, या फिर हमारा डिमांड बहुत स्ट्रांग हो जाए तो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ग्लोबल इकोनॉमी स्लोइंग डाउन एंड इंडिया कैन राइज। कहीं कहीं तो हमको भी एक्सपोर्ट के थ्रू या कहीं कहीं हमको भी अंतर पड़ेगा। तो अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा शायद बस निकल चुकी है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ा सा रिस्क है? नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कॉर्पोरेट इवेंट अदानी के एंट्री से काफ़ी एक्साइटमेंट बढ़ गया है कि भाई क्या होगा आगे करके। सो वो एक अलग एक्साइटमेंट है, उसके बारे में कुछ कहने का बहुत मुश्किल है। लेकिन बाकी ऐसा आप फंडामेंटल्स देखें तो ऐसा बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अर्निंग्स को दिख नहीं रहा है उसमें। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले रामदेव जी एक चीज़ पूछनी थी। आप इस समय आपने जो कोई लास्ट बुक रीड करी हो जो आप एडवाइस करेंगे लोगों को पढ़ने के लिए, क्योंकि आप काफ़ी पढ़ते हैं आप, तो कोई लास्ट बुक जो आपको अच्छी लगी हो और उससे कोई आप लेसन्स निकाल सकें? देखिए 2018 की एक पुस्तक है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, ओके, बाय हावर्ड मार्क्स। तो उसका वो पुस्तक ख़त्म किया। आई मीन दिस बुक इज़ सो गुड। आई मीन हालांकि ये मेरे टाइप का पुस्तक नहीं है, ये थोड़ा टाइमिंग के ऊपर है। हाउ टू चेंज द ऑड्स। इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट ऑड्स। सो हाउ टू चेंज द ऑड्स इन योर फेवर वाइल इन्वेस्टिंग। सो उसमें एक बात बोली हुई है कि भाई आपका जो पे ऑफ है, इज इट बिहाइंड और इज इट अहेड? Okay. So obviously you have to time it in such a way that entire payoff you get at the bottom. Of course nobody gets at the bottom. But at least वो जैसे सेंचुरी है तो 80 में मत खरीदें आप, 20, 22, 25 में पकड़ लें। तो अभी ऐसी कोई साइकिल दिख रही है आपको जहाँ पर आप हमेशा अनुज ये ऑलवेज मार्केट में यदि 50 सेक्टर है या 50 ग्रुप्स ऑफ स्टॉक्स हैं तो उसमें से आप समझ लीजिए बहुत तेजी तो भी 30 में तेजी रहेगा, 20 तो निगेटिव रहने वाले। तो आपको हमेशा जैसे अब देखिए अभी प्राइवेट बैंक्स में नाउ मे बी वी आर एट 30, 40, 50, आई डोंट नो, मे बी 30, 40। सो वो अभी वो साइकिल चालू है 6-8 महीने से। लेकिन आईटी जो है इज़ फ्रॉम 100 इट इज़ कमिंग डाउन टू 70। सो वो कहाँ पर जाएगा, वेदर इट विल गो टू 40, 50, जो भी भाव से एक पर्टिकुलर प्राइस आएगा वहाँ से फिर आमेन आप कुछ भी कर लो, रिसेशन कर लो, कुछ कर लो, वो चलेगा ही चलेगा। तो नाउ क्लियरली जो जैसे देखिए दो बड़े सेक्टर हैं यहाँ पर।
एक बैंक है, एक दूसरा है banks। IT, हाँ। सेकंड बिगेस्ट इज IT। बिल्कुल। मैं वेट्स के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को उतना अंदाज नहीं वेट्स का। नहीं हाँ, बैंक का 35% है, आईटी का करीब 20% के करीब। हाँ, तो आपका जो प्रॉफिट्स है वो 27-28% है, बट इट इज नॉट एज गुड हाँ। क्वालिटी ऑफ प्रॉफिट हाँ। एंड फ्री कैश फ्लो ऑफ बैंकिंग इज लिटरली जीरो। ओके, ये जो 24% प्रॉफिट है IT का, उसमें ऑलमोस्ट 20-22% इज फ्री कैश फ्लो। तो रियल कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, ग्रोइंग फ्री कैश फ्लो, हाई क्वालिटी फ्री कैश फ्लो इज IT। लेकिन IT इज ऑन द डाउन टर्न बिकॉज ऑफ whatever they had a good time. So how do you position, how do you get the sectors on your side, and then within that you have to find the company which is the one of the best. हाँ, ठीक है। तो आईटी में रामदेव जी ने 2-3 बार हिंट दिए हैं कि देखिए ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चढ़ता रहेगा, लेकिन चलता रहेगा, लेकिन आप कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और किस लेवल पे इन्होंने कंपाउंडिंग की है, कहाँ लेंगे ये आपका कॉल है, लेकिन हर चीज़ सीधा एक लाइन में नीचे नहीं जाएगी और काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो शायद थोड़ी अपॉर्चुनिटी बैंक्स में काफ़ी पॉजिटिव है। एक और थीम जो निकल कर आ रही है रामदेव जी, वो है मैन्युफैक्चरिंग, कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ है, आप मैन्युफैक्चरिंग पे बस फोकस करिए। आप अग्री करते हैं उससे? मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटीज आएंगे क्लियरली। मैन्युफैक्चरिंग में अपॉर्चुनिटी जो अभी जो दिख रही है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, एडिशनल, मतलब जो आपको डोमेस्टिक था उसके ऊपर से एक मतलब PLI स्कीम के अंडर में आपको एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल सकता है बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो यू हैव टू बी, मतलब गवर्नमेंट का फोकस बहुत ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे आगे बढ़ाएं ताकि जॉब्स क्रिएट हो, ताकि इकोनॉमी में जो GDP में 15-17% रह गया, हाउ डू वी पुश इट टू 20-25%, वो एक काम चालू है। तो उसमें अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें, इवन आई डोंट नो वेदर डिफेंस कुड बी कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग, यू नो, तो उस तरफ जो है मतलब मेरे को लगता है ज़्यादा क्या है। देखिए मेरे को जो है अभी जो ना डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर ज़्यादा भरोसा है देन एक्सटर्नल डिमांड, और एक्सटर्नल डिमांड ऑल्सो कम्स एट अ कॉस्ट एट टाइम्स। If they are not booming, then they are willing to pay very little. When they are booming, they are willing to pay significant premium to domestic. So right now, my most premium sector and customers are sitting in India. What they would, so I would like to have much more predominant share of consumption or revenue coming from India because that is predictable. ठीक है। तो ये मार्केट में इस समय सबसे बड़ा रिस्क क्या है रामदेव जी? मुझे याद है आपने एक बोला था कि सबसे बड़ा रिस्क है मार्केट में रिस्क ना लेना और इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वो तो इन्वेस्टर के लिए है। मार्केट में, मार्केट तो मार्केट ही है, समझे ना, वो चलता रहेगा अपने हिसाब से। लेकिन इन्वेस्टर के लिए यू नो कि भाई आई मीन व्हाट शुड वी डू सिटिंग आउटसाइड टू मच, उससे मतलब यू कैन एंजॉय फॉर सम टाइम कि भाई बाजार नीचे जा रहे हैं, हम अच्छे हैं, बाकी जो अंदर है वो बेवकूफ़ हैं, इस टाइप का लग सकता है, यू नो, इफ द मार्केट इज इन करेक्टिव फेज। बट इवेंचुअली व्हेन यू लुक आउट 10 years 15 years आउट, द गाइज हु एक्चुअली पार्टिसिपेटेड स्टेड इन द मार्केट, सी आप चर्न कर सकते हैं पोर्टफोलियो, बट अलोकेशन कम ना करें। ये मेरा स्टाइल है, एंड दैट हैज़ वर्क वेल बिकॉज नोबडी कैन टाइम द मार्केट। ओके, टाइमिंग द मार्केट इज़ वेरी टफ। जैसे आज हमको लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्टिव फेज में मार्केट, क्योंकि बाजार ही करेक्टिव है, तो जो जैसे आज काले बादल छाए हुए हैं तो उस टाइप का थोड़ा मूड लगता है। कल जब ब्राइट रहेगा, कल परसों, तो बहुत अलग लगेगा। तो उस टाइप की बात है। थोड़ा सा मतलब लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में दीज आर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज टू बाय इन, बिल्ड द पोर्टफोलियोज ओके, स्लोली। रामदेव जी, ये जो ग्लोबल मार्केट में ये सब जो चल रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो फेड का US में इन्फ्लेशन एक मॉन्स्टर बन गया उनके लिए, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसको कैसे, उन्होंने खुद कोशिश की कि इन्फ्लेशन आ जाए, पर अब इन्फ्लेशन आई तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको डील कैसे करें। फेड फंड्स कहाँ जा रहे हैं, इन सब का इंडियन मार्केट पर कितना फ़र्क पड़ेगा, और इन्वेस्टर को उसको देखकर कोई डिसीजन चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए फ़र्क तो पड़ेगा। अच्छा, वो सेठ लोग हैं, समझे ना, तो वो दुनिया चला रहे हैं। डॉलर इज़ द प्री, हमें राइट नाउ आगे क्या होगा मानने वालों के, अभी तो दे आर प्री इमिनेंट, उनका जो एवरीथिंग इज़ बेंचमार्क्ड एज डॉलर। तो यदि उनके इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं सिग्निफिकेंटली, सो कॉम्पिटिटिव करेंसी हैज़ टू बी कॉम्पिटिटिव, तो ये भी रेट्स रेस करेंगे, तो उसी कारण से जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पर होगा, लिक्विडिटी विल बी टाइटन। आप देखिए $100 billion चला गया यहाँ से, मोर देन $100 billion गॉन फ्रॉम 650 वे कम टू 532, सो सिग्निफिकेंट पोर्शन इज एक्चुअल आउटफ्लो। Some portion, I think 50-60% is because of mark to market, but there is a $40-50 billion of loss of actual cash flow from here. So अब कितना बाकी है जाने का, तो liquidity तो will remain tight. मैं अपने CFO से पूछा था, there is a tightness in the liquidity, significant tightness in last 1.5 months. So cost of, so पैसे की कीमत से उतना नहीं पड़ता है जितना लिक्विडिटी से पड़ता है। अच्छा, ये जो फेड और ज़्यादा लिक्विडिटी बारे में बात नहीं करते हैं लोग। एक्चुअली आप जो उनके 3% से 3.5 कर दो, 4 कर दो, 4.5, मेरे को नहीं लगता उससे बहुत अंतर पड़ता है। द इशू इज़ हाउ इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी।
जो क्यूटी की जो बात हो रही है, हाँ, जो क्यूटी हुई, दैट इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, Okay. दैट यू वांट टू विड्रॉ $100 बिलियन पर मंथ. जस्ट 4 महीना पहले यू आर प्रिंटिंग $100 बिलियन, नाउ यू आर विड्रॉइंग $100 बिलियन पर मंथ. तो उनके हाथ में बहुत सारे रस्सियां हैं कंट्रोल करने के लिए. दे जस्ट वांट सॉफ्ट लैंडिंग. दे डोंट वांट टू सरप्राइज द इकोनॉमी और डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी व्हाट दे बिल्ट द फुल एम्प्लॉयमेंट, व्हिच इज अदर ऑब्जेक्टिव. So right now the objective is to cool down the inflation at cost of some amount of lower growth or slower growth or maybe recession, but not depression. See that there is a difference between recession and depression. Recession is slowing down of the growth, significant slowing down of the growth, but depression is like absolute. जो 1929 हाँ, 30 में जो वो तो हो ही सकता है इतना पेपर. Now they have learned print the money and the fire goes up in the economy. तो आपको लग रहा है कि एक थोड़ा डर उनको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अब इसको थोड़ा बंद कर दो. डेटा ड्रिवन है अनुज, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोरकास्ट वेयर इन्फ्लेशन इज हेडेड. जैसे सप्लाई साइड इशू था लॉजिस्टिक्स का, मेरे को कोई कंपनी वाले ने बोला कि चाइना इंडिया ट्रेड 90% डिक्लाइन इन द फ्रेट रेट हो गया होता है. $6,000 वाला कंटेनर इज अवेलेबल फॉर 600 एंड नेक्स्ट मंथ दे आर कोटिंग 450. सो बट इंडिया, यूरोप, इंडिया, US हैज़ डिक्लाइन बाय ओनली 50%. तो अभी मैं कोई डेटा पढ़ रहा था कि US में जो पोर्ट्स जो कंजेशन थे वो सब मोरलेस ख़त्म हो गए. 90-95% पोर्ट कंजेशन इज़ ओवर. सो ये सब जो जैसे जैसे इकोनॉमी से होते आ रहा है, एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, you know. So when in next 2 months, 3 months, if the things fall in place, right now we are under major stress कि nothing can happen. मतलब we are extrapolating the current problem. ऐसा नहीं होने वाला है. Okay. Problem will get solved also. So you can be surprised when Fed might change the track. You know, data might switch and जैसे डेटा बदलेगा उनके कमेंट्री बदलेंगे. ठीक है, चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं आपसे. तो थोड़ी आपको एक खुशी मिली होगी जो डोमेस्टिक रिटेल का जो कल्ट इक्विटी में आया, क्योंकि हमेशा ये रहता था कि रिटेल खरीदा तो मतलब वो फंसेगा, लेकिन इस बार रिटेल ने अच्छा पैसा बनाया है. और उसने सबसे बड़ी अच्छी बात ये की कि जब वो मार्केट कोविड के बाद इतना गिरा और उसके बाद गिरा, वो हर गिरावट में उसने खरीदा ही है, उसने बेचा नहीं है. तो ये आपको लग रहा है कि ये आगे जाके और पेनिट्रेट होगा मार्केट, जिस तरीके का यूएस में एक डोमेस्टिक सेविंग्स का कंट्रीब्यूशन है इक्विटी मार्केट में, अभी तो हम उससे बहुत दूर हैं. बहुत दूर है. तो वो आपको लग रहा है कि आएगा? ये तो सबसे बड़ा चेंज है अभी मेरे ख्याल से. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो रियल चेंज है मार्केट प्लेस में, स्ट्रक्चरल चेंज है. जो द एंट्री ऑफ रिटेल फ्रॉम 30-40 मिलियन कस्टमर्स टू 100 मिलियन एंड 100 गोइंग टू 200 एंड 200 गोइंग टू 300 इन नेक्स्ट 8-10 ईयर्स, ये मुझे लगता है कि द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल शिफ्ट है. ओके, so one, the numbers will increase. Second, because of the growing economy, their disposable income will also go up. So per ticket size will also grow. So there is, so मेरे को ऐसा लगता है कि importance of FIs and all will definitely get reduced. But India will become so important that they have to come back. And when they come back, the cost of entry will be exorbitant. चलिए रामदेव जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक बार फिर से थैंक यू, आप स्टूडियो में आए और बात की हमारे साथ, और हमारे दर्शकों को आपने अपना जो अनुभव है उससे रिलेटेड इतनी चीज़ें बताई. और जो बुक रामदेव जिसकी बात कर रहे थे, हार्वर्ड मार्क्स की बुक है, वो 2018 की, उसको मैं पक्का लेने वाला हूँ और उसको पढ़ने वाला हूँ. मास्टरिंग द मार्केट साइकिल. तो देखिए ये सब इसलिए बताते हैं क्योंकि इन चीज़ थोड़ा सा नॉलेज ज़रूरी है. सिर्फ ये पूछना कि क्या लेना है क्या बेचना है, इससे अच्छा है कि क्यों लेना है, कब लेना है और कब रहना, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं मार्केट में, और यही हमारी कोशिश है मार्केट गुरु साइकिल में. अभी के लिए इतना ही. मार्केट पर एक बार नज़र डाल लेते हैं, थोड़ा नेक्स्ट शो पर टॉस करें उससे पहले मार्केट जो है वापस इस समय थोड़ा सा जो है डिक्लाइन की टेरिटरी में ही है. निफ्टी अभी भी करीब 250 पॉइंट नीचे है. बैंक निफ्टी में अभी भी करीब 450 पॉइंट का इस समय डिक्लाइन बना हुआ है, और मिड कैप इंडेक्स जो है 1.3% के करीब नीचे है. बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे के लेवल से रिकवरी आई है, वो जो हम करेंसी की बात कर रहे थे उसकी वजह से शायद. और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है आज. एक्चुअली 1:3 का एडवांस डिक्लाइन है. हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर हैं, और 2-3 स्टॉक्स, टाटा केमिकल्स, गुजरात गैस जो है वो थोड़ा सा ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहे हैं. लेकिन एक इंडिया बुल्स हाउसिंग की बात की थी, देखिए उसमें लोअर फ्रीज लग गया, करीब 10% नीचे है वो स्टॉक. तो ये जो है कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय मूड ख़राब कर रहे हैं, और मुथूट फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेस, बंधन बैंक, ये भी कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पे इस समय आप हल्का सा डिक्लाइन देख रहे हैं. चलिए मार्केट गुरु की श्रृंखला में अब इतना ही. अब नीरज जी के पास जाते हैं और ट्रेडर्स हॉटलाइन स्टार्ट करते हैं. नीरज जी. जी हाँ बिल्कुल, और इस वक्त है मार्केट करीब 225 पॉइंट की वीकनेस के साथ कामकाज कर रहा है.
और रुपये ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, लेकिन हालांकि अभी कल के लेवल से करीब 7 पैसे अभी नीचे 82 रुपये 39 पैसे पे $1 का भाव यहाँ पे चलता हुआ दिख रहा है। और बैंक निफ्टी 440 पॉइंट के आसपास कमज़ोर, तो 1 से 1.25% के बीच में सारे इंडाइसेस यहाँ कमज़ोर दिख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन हेडलाइंस के साथ।